जय हिंद दोस्तों। एसपी जनरल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के विषय में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रमिति में जो है 2D और 3D। अब देखिए, पहले जानते हैं क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है। देखिए, क्षेत्रमिति का मतलब होता है किसी क्षेत्र की माप। क्षेत्र धन मिति, क्षेत्र मतलब होता है किसी आकृति का क्षेत्रफल, और मिति मतलब माप, यानी किसी आकृति के क्षेत्रफल का माप ही क्षेत्रमिति कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की आकृतियां आती हैं। एक 2D आता है यानी 2 डायमेंशन, द्विविमीय, जैसे लंबाई और चौड़ाई से आयत हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया। से देखिए, ये आयत हो गया, वृत्त हो गया और वर्ग हो गया। ये सब क्या है, ये 2D में आते हैं। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, बहुभुज हो गया। ये सब क्या है, ये 2D आकृति है, यानी केवल लंबाई और चौड़ाई होता है इसमें। ठीक, 2D आकृति बनाने के लिए केवल हमको समतल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? समतल। समतल किसी एक तल में बनता है। क्या? किसी एक तल में 2D आकृति बनता है। लेकिन 3D क्या होता है, ये थ्री डायमेंशन होता है। इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। जैसे क्यूब हो गया। देखिए, क्यूब कैसे बनता है। क्यूब जो होता है वर्ग से मिलकर बनता है। किससे? वर्ग से। ये देखिए, ये हमारा क्यूब हो गया। क्यूब वर्ग से मिलकर बनता है। इसकी सभी तल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्यूबाइड में आमने सामने के तल जो है बराबर होते हैं। ये आयत से मिलकर बनता है। किससे? आयत से मिलकर बनता है। देखिए, ये मैं यहां बना देता हूं घनाभ को। सेम वर्क होता है आपके, जैसे किसी कमरे का होता है तो क्या होता है, घनाभ होता है। वो घन की तरह होता है कमरा जो है। यदि छह तल होते हैं तो ये छह तल बराबर हैं, इसका मतलब वो क्या है, घन है। और घनाभ में आमने सामने के तल बराबर होते हैं जो है, तो घनाभ हो गया। अब सिलेंडर देखिए, सिलेंडर कैसे होता है। सिलेंडर मैं यहां बना देता हूं सिलेंडर। सिलेंडर जो है वृत्त से मिलकर बनता है। किससे? वृत्त से। यदि कई वृत्त एक दूसरे पर रख के चढ़ा दिया, ऐसे रखते हुए चले जाए तो हमारा क्या बनता है, सिलेंडर बन जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है शंकु। शंकु जो है किससे बन, देखिए शंकु कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये शंकु है। ठीक, अब स्फीयर गोला आता है। गोला क्या होता है, गोला देख लीजिए। गोला तो हम एक तल में दर्शा नहीं, तो हमको 3D बनाने के लिए 3D बना देते हैं थोड़ा। ठीक, ये हो गया गोला। अब अर्धगोला। अर्धगोला कटोरे के आकार का होता है, यानी गोले को काट दिया जाए तो उसे अर्धगोला कहते हैं। इसको देख लेते हैं। ये हमारा अर्धगोला हो गया। ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा पिरामिड है, और ये हमारा टेट्राहेड्रल है। ठीक, हमने सभी चीजें 2D भी देख लिया, 3D भी देख लिया। अब हम लोग 2D में जो है सर्किल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सर्किल में हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, परिधि की फार्मूला कैसे निकलता है, त्रिज्या की फार्मूला, त्रिज्या का फार्मूला जैसे व्यास का आधा होता है, इन सब सभी चीजों का, और क्षेत्रफल की फार्मूला कैसे डेरिवेट होता है, ये सब चीजों का हम जो है सर्किल में अध्ययन करेंगे। ठीक, अब हम लोग सर्किल को देखते हैं। वृत्त का अध्ययन से करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा जो है वर्ग और आयत के विषय में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि सर्किल में वर्ग और आयत की फार्मूला की हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम जो है सबसे पहले वर्ग और आयत का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, वर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वैसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। वैसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक डिग्री क्या हो,
90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। और आयत किसे कहते हैं? आयत यानी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, क्या है ये रेक्टेंगल है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की, या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, मान लीजिए बी है, ये एल है, तो ये भी एल होगा, ये भी होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत यानी रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला हम थोड़े लोग जानते हैं कि इसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वर्ग के। देखिए वर्ग का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला कहाँ का, इसके हम थोड़ा जानते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ग है, इसको हम एक अलमारी की तरह बना देते हैं, क्या अलमारी की तरह बना देते हैं, ऐसे एक मिनट दूसरी आकृति हम बना लेते हैं, इसको बना रहने देते हैं। मान लीजिए हमारा वर्ग है, इसमें हम अलमारी बना देते हैं। ठीक, और प्रत्येक आम कुछ वस्तुएं रख दी, एकत्र वस्तुएं हमने रख दिया जो है, मान लीजिए गेंद हमने सभी अलमारियों में जो है सभी खानों में गेंद रख दिया और इन सभी गेंदों को गिना गया। जब गिना गया तो 1 2 3 4 5 इस तरह से पूरा 16 गेंदें आई। कितना आई? 16 गेंदें आई। अब देखा क्या गया कि ऊर्ध्वाधर में 1 2 3 4 यानी 4 गेंदें हैं ऊर्ध्व वाली लाइन में, और क्षैतिज वाली लाइन में 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। फिर देखा क्या गया, जब इन दोनों का मल्टीपल कर दिया गया तो यही सेम किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये ऊर्ध्व वाली लाइनों के यानी इसका जो यूनिट लिख दें और क्षैतिज वाले का यूनिट लिख के गुणा मल्टीपल कर दें तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, यदि हम इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं, जो खाना 1 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊर्ध्व वाला भी 4 सेंटीमीटर, ऊर्ध्व वाला भी 4 सेंटीमीटर लंबाई है 1 सेंटीमीटर का, क्षैतिज वाला भी 4 सेंटीमीटर का लंबाई है 1 सेंटीमीटर का। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 4 × 4 सेंटीमीटर साथ में लगा हुआ है, 4 × 4 यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक, इससे यह ज्ञात होता है यदि इन्हीं दो भुजाओं का मल्टीपल कर दिया जाए, इन्हीं दो भुजाओं का मल्टीपल कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। इससे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा, यदि इसकी भुजाओं को हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, जब ए होगा तो ये भी ए होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं। ये कितना हो जाएगा सभी का, यदि दो भुजाओं को गुणा कर दीजिए ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर आ गया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ गया। इसे हम भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब आयत में देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा वर्ग का परिमाप भी देख लेते हैं। तो परिमाप मतलब होता है कि चारों ओर बाउंड्री की माप। एक रस्सी ले लीजिए, खेत के किनारे किनारे माप लीजिए बाउंड्री, चारों बाउंड्री, तो वही क्या हो गया परिमाप हो गया। शब्द से ही लग रहा है कि परि मतलब चारों ओर माप, माने माप, चारों ओर का माप ही परिमाप कहलाता है। एक भुजा की माप ए है, दूसरे भुजा की ए, तीसरे भुजा की ए, चौथे भुजा का भी माप कितना है ए सेंटीमीटर है। ठीक, सभी भुजाओं को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो वर्ग का परिमाप बराबर, थोड़ा हम सीधा लिख देते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को ऐड कर दिया और हम जोड़ लेते हैं 1 2 3 4, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4a, या फिर हम कह सकते हैं 4 × भुजा, ये भी कह सकते हैं 4 × भुजा भी कह सकते हैं।
अब आयत में हम थोड़ा देख लेते हैं कि आयत का भाई आमने सामने भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का हम इसी तरह से आयत का भी क्षेत्रफल देख लेते हैं। मान लीजिए आयत है, आयताकार है, अलमारी इसमें खाने बने हुए हैं ये। अब कुछ प्रत्येक खाने में गेंद हम रख देते हैं, एक एक गेंद सब में रख देते हैं। इसमें भी वर्ग की तरह जो है गिनती गिना जाता है, गेंदों को गिना जाता है तो कितना आता है 1 2 3, 3 गेंद इस वाले में 1 2 3 4 5, 5 गेंदे हैं। जब मल्टीपल किया गया तो कितना आ गया 15 गेंदे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 गेंद यहाँ है। इसके ज्ञात होता है कि किसी यदि दो भुजाओं का मल्टीपल कर दिया, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल कर दिया जाए, लंबाई एक लंबाई का ले लीजिए, एक चौड़ाई का ले लीजिए, इन दोनों का जो है गुणा कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, मान लीजिए ये L है ये B है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा L इंटू B हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसका परिमाप मतलब चारों भुजाओं का माप ही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप भी देख लेते हैं, आयत का परिमाप, यहाँ परिमाप देख लेते हैं। हम जोड़ देते हैं, L L दो भुजाएं हैं, कितना L L दो भुजाएं हैं तो 2L प्लस L प्लस L। B B दो भुजाएं हैं, B प्लस B, 2L हो गया प्लस 2B हो गया। अब यहाँ दो कामन, यहाँ L प्लस B हो गया। ठीक, यदि कैमरा में नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा से, L प्लस B प्लस B, यानी यहाँ आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा 2L प्लस 2B, दो कामन ले लीजिए तो L प्लस B, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया, वर्ग का परिमाप भी पता चल गया, आयत का परिमाप पता चल गया, आयत का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हम लोग जो है अब वृत्त के विषय में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। किसके? अब वृत्त के विषय में अध्ययन करेंगे। अब इन्हीं फार्मूलों का यूज हमको जो है वृत्त में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब वृत्त में देखते हैं। देखिए वृत्त किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं। किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी कोई एक निश्चित बिंदु है, मान लीजिए हमारा निश्चित बिंदु है और समान दूरी पर, ये समान दूरी हो गई, और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी बिंदुओं का जो है स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी ये बिंदु इस तरह से ये क्या है, ऐसे बिंदु करते हैं, इतना पास बिंदु कर देंगे तो हमको बिंदु पता ही नहीं चलेगा कि बिंदु एक लाइन जैसा प्रतीत होगा, वक्र लाइन जैसा प्रतीत होगा। तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त। यहाँ से देखिए समान दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी, मान लीजिए R दूरी है, R यहाँ भी है, R दूरी यहाँ भी है, R यहाँ भी है, R यहाँ, इन दूरी प्रत्येक जगह समान दूरी है। क्या? किसी निश्चित बिंदु से किसी समतल पर किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे निश्चित बिंदु से वृत्त का केंद्र, जो निश्चित बिंदु है, ये जो निश्चित बिंदु है वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। जो ये निश्चित बिंदु है इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे त्रिज्या किसे कहते हैं। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये हमारा केंद्र है, एक दूसरा हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए वृत्त है, ये हमारा केंद्र है। कह रहा है कि केंद्र और वृत्त की परिधि, ये केंद्र है हमारा और यहाँ से परिधि के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है।
केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक, कहीं भी प्रत्येक जगह क्या होगा, त्रिज्या ही होगी। ये सब क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। ठीक, जो व्यास का आधा होता है, व्यास का क्या, देखिए आगे हम देखेंगे व्यास किसे कहते हैं। व्यास से ये अब व्यास से पहले थोड़ा परिधि देख लेते हैं, हम बताते हैं कि व्यास किसे कहते हैं। ठीक, देखिए परिधि किसे कहते हैं। वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। ये जो वृत्त हमारा है, वृत्त की चारों ओर की जो वक्र ये लाइन है, रेखा है, ये हमारा क्या है, ये परिधि कहलाता है। फिर इसके बाद होता है, इसे हम परिमाप भी कह सकते हैं, वृत्त का परिमाप, चाहे परिधि कहें चाहे परिमाप, बात एक ही, लेकिन हम वृत्त के लिए परिधि का शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे केंद्र किसे कहते हैं। वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु को वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त पर स्थित, ये जो वृत्त है, स्थित जो बिंदु है, बिंदु से मिलकर बना हुआ है, और समदूरस्थ यानी समान दूरी पर जो स्थित बिंदु है, जो समान दूरी पर स्थित बिंदु है, क्या कहलाता है, हमारा केंद्र कहलाता है। यहाँ हमने बता दिया ऊपर ही। फिर उसके बाद आता है व्यास किसे कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। ये जो हमारा वृत्त है, वृत्त से वृत्त के, देखिए वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, कोई दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ये, मान लीजिए एक बिंदु ये, वृत्त के परिधि पर स्थित को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। अधिकतम दूरी होनी चाहिए। देखिए यहाँ ये, अब ये हमारा व्यास नहीं होगा, क्योंकि इससे अधिकतम दूरी ये वाली है, ये लाइन, ये क्या है, ये व्यास है, लेकिन ये व्यास नहीं है, ये हमारा जीवा है। ठीक, लेकिन अभी हम लोग व्यास देख रहे हैं। फिर यहाँ से किसी भी बिंदु को ले लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी क्या है, ये व्यास है, ये भी एक व्यास है, ये व्यास है, ये सब क्या है। और एक चीज और, जो व्यास होता है हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, कहाँ, सेंटर से होकर, व्यास हमेशा सेंटर से होकर गुजरता है। और व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं डी बराबर, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर 2 × आर, यानी 2r, यानी व्यास बराबर क्या होता है, 2r, यानी त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक, जीवा किसे कहते हैं, एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, जीवा कहलाता है। यानी परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त का जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त का जीवा कहलाती है। ठीक, और वृत्त की जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित कर देता है। मान लीजिए रेखा ए है, ए बी, यहाँ ए पे कट किया, यहाँ बी पे कट कर दिया। जो वृत्त की जीवा है, ये वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करता है। ठीक, एक ऊपर एक नीचे। फिर देखते हैं चाप किसे कहते हैं। वृत्त के परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। मान लीजिए वृत्त का परिधि है, इसका कोई भी भाग ले लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक केवल ये ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, वृत्त का क्या है, ये चाप है। या फिर यहाँ से यहाँ लीजिए, वृत्त का क्या है, चाप है। अब देखिए, अब इसको चाप कैसे कहेंगे, देखिए ये ए बी, ये चाप ए बी, चाप ए बी, ये वाला छोटा वाला हो गया। एक बड़ा वाला है चाप ए बी, उसका भी नाम चाप ए बी है, उसका भी नाम क्या है, यानी आर्क इंग्लिश में बोलते हैं, उसका भी नाम चाप ए बी है। तो हम कैसे जानेंगे कि छोटा वाला जो है चाप है, यानी आर्क है, कि बड़ा वाला आर्क है। तो इसके लिए हम लोग एक को बोलते हैं लघु आर्क, यानी छोटा चाप, लघु आर्क, और एक को बोलते हैं दीर्घ आर्क, यानी बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला चाप है इसको दीर्घ आर्क कहते हैं, दीर्घ चाप, यानी दीर्घ चाप। ये लघु चाप, ये लघु चाप है। ठीक, ये वाला दीर्घ चाप हो गया, ये वाला लघु चाप हो गया। फिर त्रिज्य खंड किससे कहते हैं,
किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए किन्हीं दो त्रिज्याओं को, मान लीजिए कोई त्रिज्या दो ले लीजिए, एक ये त्रिज्या हो गया, एक ये त्रिज्या हो गया। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र, ये दो त्रिज्याएं हैं और एक ये चाप है। मान लीजिए इस चाप का नाम हम CD रख देते हैं, ठीक। ये चाप है, चाप CD और त्रिज्या ये R, यानी दो त्रिज्याओं से घिरा जो क्षेत्र है ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। अब इसमें भी दो त्रिज्यखंड है, ये भी तो है, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, इसको भी क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। जो ये वाला यहां से यहां तक है इसे लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा वाला है इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के व्यास तथा व्यास के अंत बिंदुओं से बने चाप के मध्य का क्षेत्र अर्धवृत्त कहलाता है। ये वृत्त का परिधि है, यानी व्यास, हमारा व्यास किसे कहते हैं हम लोग अभी देख लिए कि वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के अधिकतम बीच की दूरी हमारी व्यास कहलाती है। और व्यास एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, जिससे एक भाग दो अर्धवृत्त हो जाते हैं। देखिए अर्धवृत्त की एक और खासियत होती है कि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल दो अर्धवृत्तों को मिलाने से बनता है। संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिलाने से एक संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बनता है, ठीक। ये देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी बात वही हुई, अर्धवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा होता है, ठीक। वृत्तखंड किसे कहते हैं, केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की जीवा और चाप से घिरा होता है, उसे वृत्तखंड कहते हैं। जैसे हमारा है, ये एक जीवा है, हम लोग अभी जीवा देख लिए कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई अपनी दूरी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अभी ये जो जीवा है ये हमारा दो वृत्तखंड में विभाजित कर दिया, कितना, दो वृत्तखंड हो गए। किसी जीवा के द्वारा यानी परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जीवा कहते हैं। और इस जीवा के जब जीवा खींच देते हैं तो हमारा वृत्त दो वृत्तखंडों में विभाजित हो जाता है। एक हो जाएगा लघु वृत्तखंड, जो A और B, जो ये छोटा वाला है हमारा, ये लघु वृत्तखंड हो गया, और जो ये बड़ा वाला है ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। क्या, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया। इस प्रकार से हम लोग सारी परिभाषाएं देख लिया, जीवा का भी देख लिया, चाप का भी देख लिया, त्रिज्यखंड का भी देख लिया, अर्धवृत्त का भी देख लिया और वृत्तखंड का भी देख लिया, और व्यास का भी देख लिया, त्रिज्या किसे कहते हैं इसको भी देख लिया कि वृत्त के परिधि से वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक। अब हम लोग वृत्त के विषय में देखेंगे कि वृत्त की परिधि की फार्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल की फार्मूला, क्योंकि इसकी परिभाषाएं सारी चीजें हमने देख ली और इसमें हम वर्ग और आयत को भी देख लिया, क्योंकि हमको वर्ग और आयत की फार्मूला किसी में जरूरत पड़ेगी। देखिए वृत्त की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज एक गणितज्ञ थे, कहाँ के निवासी थे, ग्रीक के निवासी थे। इन्होंने उस समय देखा कि जो घोड़े की सवारी होती थी उसकी जो पहिया है पूरी तरह से वृत्त न होकर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हुआ, कैसा, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ ऐसे। इन्होंने सोचा कि पहियों को क्यों न गोल कर दिया जाए, क्यों न और वृत्त की तरह कर दिया ताकि सवारी करने में आसानी हो। इन्होंने क्या किया कि 5-6 वृत्त ऐसे बनाया इन्होंने, कुछ छोटे कुछ बड़े, और इन्होंने, ये व्यास है हमारा, हमने वृत्त में क्या क्या कर ली है सारी परिभाषाएं बीच अभी, ये व्यास है। इन्होंने देखा कि जो परिधि की लंबाई, वृत्त की परिधि की लंबाई, वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई और वृत्त की व्यास
वृत्त की व्यास का जो रेशियो आता है 223/71 आता है, लगभग इतना आता है। ठीक, सभी वृत्तों का वृत्त की परिधि लिया, वृत्त का व्यास का रेशियो जो है 223/71 लगभग आ रहा था। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं इस वैल्यू को और सरल कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को 220 मान लिया और ये 71 को 70 मान लिया, 70 मान लिया, तब ये कितना आ गया, 22/7 आ गया। इन्होंने, ये ग्रीक के निवासी थे तो वहाँ के अल्फाबेट के अनुसार वहाँ के जो वर्णमाला था, वहाँ का वर्णमाला 24 होते हैं ग्रीक वर्णमाला जो है, तो उसमें से एक वर्णमाला पाई लिया, कहा कि ये पाई की वैल्यू रहेगी। ठीक, फिर अब हम देखते हैं ये क्या है, पाई की वैल्यू। अब वृत्त की व्यास दो त्रिज्या से मिलकर बनी हो, तो यहाँ हम 2r लिख सकते हैं, एक आर ए एक आर ये। ठीक, 2r हम लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं वृत्त की परिधि अपान 2r इक्वल टू, यहाँ 22/7 के वैल्यू को हम कितना पाई रख सकते हैं, पाई रख दिया। अब 2r उस सब जगह मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल। अब वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ये हमारा फॉर्मूला वृत्त की परिधि किया गया। ठीक, हम लोग जो है पाई के विषय में एक वीडियो बनाया है, उसको हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, पाई की खोज कहाँ से हुई है शुरुआत, उसके विषय में। ठीक, अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोगों ने जो है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखिए, ये वृत्त है हमारा, ये सेंटर है, ये क्या है, ये व्यास है। ठीक, केंद्र से होकर जा रहा है, ये व्यास है। व्यास का क्या कर रहा है कि दो भागों में विभाजित कर दे रहा है वृत्त को। अब ये देखिए, हम लोग परिधि का जो है लंबाई कितना निकाले हैं, 2πr निकाले हैं। ठीक, टोटल 2πr निकाले हैं, लेकिन जब ये दो भाग में डिवाइड हो गया तो πr ये हो जाएगा कितना, πr यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा लंबाई, और πr यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, πr। और टोटल लंबाई कितना है, टोटल लंबाई जो है 2πr है। ठीक, टोटल लंबाई 2πr है। अब देखते हैं, देखिए अब हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब प्रत्येक अर्धवृत्त को जो है हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट में काट लेते हैं, ऐसे इस तरह से, ऐसे इसको भी, इस अर्धवृत्त को भी काट लेते हैं। इस तरह से काट लेते हैं। ये देखिए जैसे इस तरह से काट लिए हैं, प्रत्येक भाग को हम इसी तरह से काट लिए हैं। ठीक, ये हमारा सेंटर है। हम लोग अभी जो है आयत का फार्मूला पढ़े हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। हम लोग वृत्त के निकालना चाह रहे हैं। अगर इस पार्ट को हम काट ले, यहाँ से यहाँ तक कैसे एक भाग को काट के निकाल ले बाहर, बाहर निकालेंगे तो ऐसे कुछ रहेगा आकृति, इस तरह कुछ आकृति रहेगी। ऐसे प्रत्येक भाग को काट के बाहर हम निकाल दें। देखिए पहले हम गिन लेते हैं पूरा कितना कटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मान लीजिए टोटल 20 कटिंग है। ठीक, अब 20 कटिंग को हम लोग जो है प्रत्येक कटिंग को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे इस कटिंग हमने बाहर निकाल कर ऐसे लगा दिया, फिर दूसरी कटिंग को ऐसे निकाल कर यहाँ बैठा दिया। थोड़ा लाइन हमारी देखिए सीधी नहीं हो पा रही, सीधी मान लीजिए,
फिर तीसरी को भी ऐसे निकाल कर, ऐसे हम सबको काट कर ऐसे हम सभी को काट कर लगा दिए। इसको भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 कटिंग थी। हमने 20 कटिंग पूरा निकाला। ये कटिंग सभी बराबर है, ठीक। हम भले बराबर नहीं लग रहा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे सभी कटिंग क्या है, सभी कटिंग बराबर है। टोटल 20 कटिंग हो गई। अगर इस तरफ से हम केवल गिने तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। और इस तरफ भी 10 है, 10 10 20 पूरी कटिंग है। अगर इस 10 की लंबाई हम देखें तो पाई आर केवल है, और इस 10 की लंबाई जो है इस तरफ है पाई आर है। इसको हम पाई आर टोटल लंबाई मान सकते हैं, ये भी पाई आर टोटल लंबाई मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक। और आप सोच रहे होंगे, अब देखिए आयत लग रहा है थोड़ा थोड़ा, भले ये थोड़ा घुमावदार लग रहा है, लेकिन आयत लग रहा है। ये इसकी आर लंबाई है, ये त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या है तो आर लंबाई होगी। हमको ये थोड़ा गोला लग रहा है, तो देखिए अगर इसी पार्ट को और हम छोटा करते जाएं, एक समय ऐसे आ जाएगी, ये लाइन सीधी हो जाएगी, एकदम सीधी। ऐसे देखिए, ये इस तरह से एकदम सीधी लाइन है। तो ये अव कटिंग तब ये जब ये सीधी लाइन प्राप्त हो जाएगी, छोटे छोटे अव कर देंगे, दो दो पार्ट, यानी टोटल अगर 40 पार्ट बना देंगे तो इतनी दूरी में आएगा पाई आ रही दूरी में, लेकिन पूरी 40 कटिंग आ जाएगी, और ये लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी, ऐसे एकदम सीधी, ठीक। एकदम सीधी लाइन हो जाएगी। आयत हमको लगने लगा, और आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है, पाई आर, चौड़ाई कितना है, आर है, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये जो आयत का क्षेत्रफल आया है, ये वृत्त से ही हमने आयत बनाया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वृत्त का भी क्षेत्रफल है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया, ठीक। अब ये समाप्त हो गया। देखिए, यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद।